एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ध्यान में रखते हुए कि जो टर्म 1 का एग्जाम है उसके हिसाब से क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस और जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यहाँ पे हम करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एट अ डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस प्रोपोर्शनल टू। तो भाई एक रिंग है, रिंग में करंट कुछ होगा और यहां से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पर आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सप्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। फार्मूला जानते हैं अच्छे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हमें मिल जाता है b इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये आंसर मिल जाएगा हमें, b इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात भी कर रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ले आइए, तो n r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। तो ये हम जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इमेजिनरी लूप है जिसको एम्पीरियंस लूप कहा जाता है, एम्पीरियंस लूप। और इस लूप में से मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, यहाँ करंट है I बन जा रहा है और इस तरीके से करंट जा रहा है I2 और यहाँ करंट जा रहा है I3। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट उसकी लेंथ के साथ, इस लूप की लेंथ के साथ, मान लीजिए किसी पॉइंट पे यदि बात करूं, इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और इसका जो छोटा सा लेंथ है L वेक्टर जो है इस तरफ है, तो यहाँ पे B इंटू DL इस पॉइंट पर, ऐसे ही हर एक पॉइंट पर B डॉट DL का समीशन जो है वो होता है म्यू नॉट इंटू I नेट के बराबर, जो टोटल इनक्लोज्ड करंट है इस लूप के अंदर, जितना करंट पास हो रहा है उसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। दिस इज B DL इंटीग्रल B डॉट DL। ये जो समीशन है ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3 के बराबर। अब देखते हैं कि क्या कहता है ऑप्शन। इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट टाइम्स, 1 अपॉन म्यू नॉट नहीं आएगा ना, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ओके, वैसे अलजेब्रिक समीशन लिखना चाहिए था, लेकिन सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन। तो ये ऑप्शंस काफी ज्यादा लेम है, कोई हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो सही होगा। इन चारों में से सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है, a cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current flowing through its area uniformly. Okay. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of conductor is correctly represented by the figure.
अब एक तो तरीका है कि आपको ऑलरेडी ये फिगर जो इसका ग्राफ है वो याद हो तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समझना है कि कैसे ये ग्राफ हम बना सकते हैं खुद से, तो वो देखिए, क्योंकि वो बोर्ड में तो शायद उतनी हेल्प ना कर पाए, लेकिन आज हो सकता है क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आप साथ में कर रहे हैं तो आपको जरूर ये हेल्प करेगा। तो यहां हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर जो है इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा लेंथ है इसका, ऊपर और नीचे तक एक्सटेंडेड है अप टू इंफिनिटी। करंट पास हो रहा है यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे ही हर जगह से करंट जो है वो निकल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कैसे भी मान लीजिए, मैग्नीट्यूड पर कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे करंट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। इस तरीके से करंट जो है वो जा रहा है लेंथ के अलॉन्ग। अब हमें ये बताना है कि एक्सिस से, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे लेंथ के परपेंडिकुलर, ये इसका लेंथ है, और इस लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इस एक्सिस से दूर जाता जाऊंगा तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल सिस्टम विल वेरी। तो यहां से पहले मैं बात कर रहा हूं कि जैसे यदि मैं यहां से बाहर जाने की कोशिश करता हूं तो हो सकता है कि मैं इस एक्सिस से दूर हूं लेकिन इस सिलेंडर के अंदर हूं, हो सकता है मैं इस एक्सिस से दूर हूं लेकिन इस सिलेंडर से बाहर हो जाऊं। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पे मेजर बनती हैं कि एक बार हम सिलेंडर के अंदर हैं और एक बार हम सिलेंडर के बाहर हैं। तो पहले सिलेंडर के अंदर की बात करते हैं। बी इन में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं, बी इन इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इसका सिलेंडर का रेडियस मान लिया r और यहाँ एक्सिस से डिस्टेंस मान लिया मैंने स्मॉल r। मैं क्या करता हूं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक ऐसी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से, तो मैं यहाँ पे एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहा हूं। तो मैं एक गॉसियन सरफेस एम्पीरियंस लूप बनाता हूं, सॉरी नॉट गॉसियन सरफेस, मैं एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पे बनाता हूं, एक इमेजिनरी लूप यहाँ पे बनाता हूं जिसका रेडियस भी r के बराबर है, जिसका रेडियस r के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हमने ये देख रखा है कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से बनती है जैसे इस रिंग के अलोंग टेंजेंट हो। टेंजेंशियल फैशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे होगा, ये मैं कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज हमने ये बात पढ़ रखी है जब इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा जा रहा था। सो ये जो पार्ट है करंट जो ऐसे जा रहा है, these are nothing but the group of infinite wires, ये इनफाइनाइट वायर्स ही हैं, उनका ग्रुप है, तो उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा इस लूप के, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं। तो ये हमारे पास लूप है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से। तो मैं एम्पियर्स लॉ यहां पे इस्तेमाल करूंगा दैट B into 2 pi r, मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म होगा, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ dl will be 2 pi r is equal to mu naught into I। कितना करंट यहां से पास हो रहा है, यदि मैं मान लेता हूं कि टोटल करंट I नॉट के बराबर है तो ये I नॉट करंट पाई कैपिटल R स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा कि पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया से करंट जो जा रहा है वो I नॉट के बराबर है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट विल बी इक्वल टू I नॉट अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, और पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया से पास होने वाला करंट विल बी इक्वल टू I नॉट अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो पाई से पाई चला गया, हमारे पास करंट की जो वैल्यू आती है दैट इज पाई I नॉट R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे म्यू नॉट इंटू I नॉट इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। एक स्मॉल r से एक स्मॉल r कैंसिल आउट हो जाता है और B की वैल्यू आपको मिल जाती है म्यू नॉट I नॉट स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां आप देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी जो हैं सारी कांस्टेंट हैं, जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल r है। तो स्मॉल r को मैं चेंज करूंगा तो ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहने वाली हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू r, या b इज प्रोपोर्शनल टू r मैं कह सकता हूं। और ये यदि रिलेशन है कि इन दो क्वांटिटीज के बीच में उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हमें मिलने वाला है। तो आप पहले देखिए कि कौन से ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन बन रही है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो एक इसमें बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये वाला लाइन। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ये आंसर सही हो सकता है।
और ये जो है यहाँ पे भी ऐसा है, तो ये भी हमारा एक कंटेंडर बन चुका है कि यार ये सही हो सकता है। यहाँ 0 दिया है मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ कांस्टेंट दिया है विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो ए और डी यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिए। अब बात करते हैं बाहर, जब डिस्टेंस ये जो है ये कैपिटल आर से ज्यादा हो जाती है, यानी बाहर हो जाता है पॉइंट, तो मैं बाहर एक पॉइंट मान लेता हूं, डिस्टेंस मान लेता हूं, यहां से आर है, एक एम्पीरियंस लूप बना देता हूं, तो यहां लिखूंगा मैं म्यू नॉट इनटू बी आउट इनटू 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब इस एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, जो इस एरिया से जा रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं आई नॉट के बराबर। तो यहां से आ जाएगा आपके पास बी आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r। तो आपको मिल गया ये रिजल्ट। और आप देख सकते हैं यहां से कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है आपको बनने वाला है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस वाले ग्राफ में बन रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। यदि आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख के आइए, बिकॉज वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि अलग अलग पावर्स जो होती हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब, ये कैसे कैसे इनके ग्राफ बनते हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी क्या अंतर आता है ग्राफ में, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, तो आप जरूर चेक करिए यदि आपने नहीं देखा है तो। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 हमारे पास है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है लॉन्ग, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। अंदर मान रहे हैं कि कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और यदि कोई दूसरा मीडियम भी अंदर प्रेजेंट होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू एन आई के बराबर, म्यू एन आई। तो हमें करना क्या है, इंक्रीज करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो हम इसको चेंज कर दें, इसको इंक्रीज कर दें म्यू को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को चेंज कर दें, और या करंट को चेंज कर दें, करंट को बढ़ा दें। तो यहाँ डिक्रीजिंग इट्स रेडियस, रेडियस का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। डिक्रीजिंग द करंट नहीं, घटाना नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ाना है, तो ये गलत होगा। इंक्रीजिंग इट्स एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम ऑफ हायर परमिएबिलिटी, ये ठीक बात है। यदि परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 10। अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and number of turns is halved, the new value of the magnetic field is equals to। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है, मैं मान लेता हूं कि उस समय करंट जो है उसमें I1 के बराबर है, I0 के बराबर है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N0 के बराबर है, म्यू नॉट N0 into I0, ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है। अब नया मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं B डैश है, और क्यों ये नया मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दिया जाता है, करंट को डबल कर दिया जाता है। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को आधा और करंट को कर दिया डबल, 2I0 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया म्यू नॉट N0 I0 विच इज नथिंग बट द B। तो B डैश की जो वैल्यू है B के बराबर आ जाती है। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हुआ ही नहीं है, बिकॉज हमने बिल्कुल काउंटर मेजर जो है ले लिए थे। हमने करंट को डबल किया लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दिया, तो कोई भी असर जो है टोटल नहीं पड़ा इफेक्टिवली। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम ही रहा है, B के बराबर। ठीक समझ गए।